हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं विच इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, जो कि क्लास 8 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से आपका बेस बनेगा ऑफ ज्योमेट्री, जहां पे आपको पॉलीगन्स के बारे में, कर्व्स के बारे में बेसिक चीजें आपको समझाई जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से थ्रू आउट पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक स्टेटमेंट, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या होता है, क्या है कर्व, राइट। क्या आपने सुना होगा कि हाँ ये कर्व है या ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको अंतर पता होना चाहिए, राइट, कि लाइन और कर्व में फर्क क्या होता है। तो कर्व क्या होता है, जैसे मैंने मान लो कोई दो पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, राइट। अब मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना घूम फिर के आराम से बी तक पहुंच सकती हूँ, राइट। तो कर्व एक ऐसी चीज है या ऐसा हमने एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जहां पे आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एक एंड पॉइंट होता है। यानी कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक आपका एंड पॉइंट। तो आप जिस वे में वहां तक पहुंच रहे हो वो आपकी हो गई, जो फॉर्मेट है, जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, वो आपकी हो गई एक कर्व। ठीक है, ऐसे ही हम अदर वे में भी ये समझ सकते हैं कि मैंने अगर दो पॉइंट्स ड्रॉ किए, ए एंड पॉइंट बी, ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और बी मेरा एंड पॉइंट है, तो मैं अगर ए से बी स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करूंगी तो वो भी क्या है, एक कर्व है, वो भी एक आपका कर्व है, राइट। बट यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका भी एक डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कर्व की कैटेगरी में लाई करता है। क्लियर है। अब जैसे मान लो आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक गए हो, तो आपका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो तो अलग अलग है ना। आप अपने घर से निकले हो पर गए कहाँ, आप अपने फ्रेंड के घर पे, राइट। तो उससे जो आपने पाथ फॉलो किया है वो आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये जो पाथ है ये आपका क्या आ गया, कर्व। अब यही पाथ आपका मान लो ऐसे भी हो सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट। तो आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हो फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज टर्म्ड एज अ कर्व। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जहां पे आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आपका एंड पॉइंट है, यहां हम इस चीज को कहते हैं कर्व। क्लियर है बात, ठीक है। वो पाथ अब जैसा भी हो, वो आपका क्या होगा, एक कर्व होगा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टाइप ऑफ कर्व्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कर्व्स हैं, एक हमारा ओपन कर्व और एक हमारा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स। ऐसे कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आप अपने घर पे थे, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक गए हो, तो यहाँ पे आपका और आपके फ्रेंड का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो आपका अलग अलग हुआ। निकले आप अपने घर से बट गए कहाँ, अपने फ्रेंड के घर के। आपका और आपका फ्रेंड का घर सेम तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जहां पे आपका बिगिनिंग और एंड पॉइंट्स आपके अलग अलग होते हैं, वो आपका होता है एक ओपन कर्व। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बनाया था इस टाइप से, ठीक है। क्लियर है बात। फिर क्लोज्ड कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसकी बिगिनिंग और एंड सेम हो। जैसे मैंने आपको बोला आप अपने घर से निकले और आप अपने पेरेंट्स के घर पे आ गए, तो भाई आपका और आपके पेरेंट्स का घर तो सेम है ना, तो आप जहां से निकलोगे घूम के वहीं वापस आ जाओगे, राइट। जैसे कि सर्कल, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट लिया ए, मैं ए पे हूं अभी, ठीक है, मैं ए पे हूं। फिर मैंने क्या किया, मैं बाहर निकली और मैं घूम के वापस ए पे ही आ गई, ए पे आ गई। तो ये क्या हुआ, आपका एक क्लोज्ड कर्व हुआ। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि आपका ओपन कर्व में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है, यानी कि आपने जहां से चलना शुरू किया है आपने खत्म अपना रास्ता कहीं और किया, करेक्ट। सेकंड क्या है, क्लोज्ड कर्व, जहां पे हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ जाए, दैट इज आवर क्लोज्ड कर्व। क्लियर है बात। थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पे हमारे पास है इस टाइप का एक कर्व है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पहले फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप घूम के इधर आ गए, तो ये आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग हो गए। जब वो अलग अलग है तो कौन सा हुआ, ओपन हुआ या क्लोज्ड हुआ।
जब आपका स्टार्टिंग एंड पॉइंट अलग अलग है तो वो आपका हो गया ओपन कर्व, ओपन कर्व, करेक्ट। सेकंड देखो क्या है, सेकंड अगर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं घूम के अगर वापस आ रही हूं तो देखो अरे सेम पॉइंट पे वापस आ गए, राइट। तो ये आपका क्या होगा, एक क्लोज्ड कर्व। क्लियर है बात, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने कर्व ड्रॉ किया एंड मैं यहां आ गई, तो इस केस में क्या हुआ, आपका अगेन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हुआ ओपन कर्व, ये हुआ हमारा ओपन कर्व। क्लियर है। देखो फिर फोर्थ पार्ट, यहाँ पे है हमने एक काइंड ऑफ लैडर या आप जो भी कहो पाथ फॉलो किया और हम कहीं और पहुंच गए, तो क्या आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है? नहीं भाई, सेम नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ओपन कर्व होगा। क्लियर है बात। फिर देखो फिफ्थ वाले में ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, हम घूम के एक एंड पॉइंट तक गए, तो क्या स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है? नहीं, इस केस में भी सेम नहीं है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, एक ओपन कर्व हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, अगर मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आएगा तो वो होगा क्लोज्ड कर्व, अगर सेम नहीं है तो वो क्या होगा, ओपन कर्व। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना एंड मैंने सारे ही स्टेप्स सही से फॉलो किए, तो मैं देखो वापस आ गई जहां से मैंने स्टार्ट किया था, जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं घूम के वापस आ गई, तो ये आपका हो गया एक क्लोज्ड कर्व। क्लियर है बात। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका कर्व का, जिसमें आप ओपन एंड क्लोज्ड कर्व के बारे में हमने समझा। क्लियर है बात। तो सर्कल भी कैसा है हमारा, एक क्लोज्ड कर्व है। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है। अब लाइन की भी 3 कैटेगरी होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी आपकी लाइन है, सबसे पहले कैटेगरी आपकी लाइन, कि भाई लाइन क्या होती है। लाइन आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जहां पे वो दोनों एंड से उसकी कोई ब्रेथ नहीं है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं है, वो दोनों एंड्स पे अपना इन्फिनिटली मूव कर रहा है, कभी भी रुक नहीं रहा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया और ये क्या है, आपकी एक लाइन है जहां पे ये दोनों एंड्स पे, लेफ्ट पे राइट दोनों एंड्स पे इन्फिनिटली मूव कर रही है। आरो का मतलब क्या है, यहाँ आरो का मतलब क्या है, आरो क्या कह रहे हैं कि ये आगे और जा सकती है पर जगह नहीं है मेरे पास, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है बट वो और आगे जा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक जो फिगर है ये क्या हो गई, हमारी लाइन हो गई। क्या हो गई, लाइन हो गई। क्लियर है बात। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है रे, वो है रे। ठीक है। अब रे में क्या होता है, आपका एक एंड पॉइंट होता है, एंडिंग या आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो कि हमने अपना एक पॉइंट स्टार्ट किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड आपकी जो लाइन है वो आगे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड वो आगे एक्सटेंड कर रही है, तो वो सिर्फ एक लेफ्ट से या राइट से वो एक तरफ इन्फिनिटली मूव कर रही है। बट लाइन में क्या था, लाइन में वो दोनों एंड्स पे इन्फिनिटली मूव कर सकती है, बट रे में जस्ट फ्रॉम द वन एंड, सिर्फ एक एंड से ही वो आगे इन्फिनिटली मूव कर सकती है, नॉट फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आपका आप कह सकते हो वन एंड पॉइंट, कि आपका एक एंड पॉइंट है एंड ये आगे इन्फिनिटली मूव करती है। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑब्वियस है, बट आपके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो यानी कि फिक्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ये पॉइंट ए जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, जो कि एक पॉइंट बी पे जाके रुक गई, बी पे जाके रुक गई, तो ना वो ए से एक्सटेंड कर रही है ना वो बी से एक्सटेंड कर रही है, ए और बी के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, तो ये आपकी हो गई एक लाइन सेगमेंट। तो यहां पे इस केस में आपके होंगे 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, और फर्स्ट केस में आपका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है।
तो क्या मेजर डिफरेंस है इन तीनों में? लाइन में आपका कोई एंड पॉइंट नहीं है, आपकी लाइन इन्फिनिटली मूव कर रही है मल्टीपल पॉइंट्स के साथ। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट भी उतना ही जा रहा है और राइट भी उतना ही जा रहा है, कभी भी रुकेगी नहीं, नीदर फ्रॉम लेफ्ट नॉर राइट। क्लियर है बात? फिर हम आते हैं रे पे। रे का एक एंड पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे आपका एक एंड पॉइंट है, एंड ये इन्फिनिटली मूव करती फ्रॉम वन ऑफ द एंड। मतलब अगर मैंने एक पॉइंट लिया है, ये ऐसे भी तो मूव कर सकती है ना। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो एक फिक्स होता है, बाकी आपकी जो लाइन है वो आपकी एक एंड से लेफ्ट पे या राइट पे एक्सटेंड कर सकती है इनफाइनाइटली। क्लियर है? फिर हम आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस है इनके बीच में, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है इनके बीच में, यानी कि ये इन्फिनिटली एक्सटेंड नहीं करी नीदर फ्रॉम लेफ्ट नीदर फ्रॉम राइट। क्लियर है? तो यहां पे आपका ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। क्लियर है बात? ठीक है। अब आपके कुछ फिगर्स होते हैं जिसमें आपका कर्व और लाइन साथ में बनती है, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका लाइन सेगमेंट भी आ रही है, लाइन सेगमेंट्स भी है और आपका कर्व भी है, तो ये भी क्या होगा, एक कर्व की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व की, कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। क्या होता है एक ऐसा कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो कभी क्रॉस ना करे, दैट डज नॉट कट और क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस ना करे। यानी कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास मुझे अपने फ्रेंड के घर तक जाना था, मैं ए पे हूं, मेरे फ्रेंड का घर बी पे है, तो मैं ए से बी तो गई, पर मैं अपना रास्ता काटते हुए गई, क्रॉस किया मैंने, को 2 पॉइंट्स पे क्रॉस कर लिया अपने ही रास्ते को, तो वो क्या होगा, एक सिंपल कर्व नहीं होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ए से बी जा रही हूं और मैंने अपने पाथ को कहीं भी कट नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, तो वो क्या होगा, एक सिंपल कर्व कहलाएगा। सिंपल कर्व कहलाएगा जब आप अपने रास्ते को क्रॉस नहीं कर रहे हो, आप अपने कर्व को क्रॉस नहीं कर रहे हो। क्लियर है बात? अब मैं अगर यहाँ पे एक फिगर बनाऊं, ज्योमेट्रिकल फिगर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट, क्या ये कट कर रहा है, क्या ये कर्व खुद को कट कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या ये कट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका कर्व खुद ही को कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुआ, सिंपल कर्व नहीं होगा। सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ऐसे कर्व जो खुद को कट नहीं करते हैं, जो खुद के पाथ को कट नहीं करते हैं। क्लियर है? फिर देखो इन सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की, तो इसमें आपका शेप जो है वो क्लोज्ड होता है बाय लाइन सेगमेंट्स या बाय कर्व। क्लोज्ड होता है मतलब कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हमारे सेम है। यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स आपस में सेम है, आपने जहां से चलना शुरू किया आप घूम के वहीं वापस आ गए, ये मतलब हुआ क्लोज्ड का। अब आपका सिंपल क्लोज्ड मतलब कि आपका ऐसा फिगर जो कि क्लोज्ड है और बना है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है, या कर्व लाइन की हेल्प से बना है। जैसे कि सर्कल अगर हम ले लें, तो मैं जहां से शुरू किया वहीं से मैं वहीं मैं वापस आ गई, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, एक आपका ये क्लोज्ड कर्व हुआ। क्लोज्ड कर्व के साथ ही एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, बिकॉज ये अपने पाथ को कट नहीं कर रहा है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने यहीं से स्टार्ट किया एंड घूम के मैं यहीं आ गई, तो ये आपका क्या हुआ, क्लोज्ड कर्व हुआ। क्या ये सिंपल है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो देख लेते हैं। क्या ये अपने पाथ को कट कर रहा है, कहीं से भी अपने पाथ को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट्स है, मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं वापस आके मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं वहीं पे
वापस आ गई, बट ये अपने पाथ को कट कर रहा है, ये अपने पाथ को कट कर रहा है, तो ये आपका क्लोज्ड कर्व तो है, ये आपका क्लोज्ड कर्व तो है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है वो आपका सेम है, तो ये क्लोज्ड कर्व तो हुआ, पर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा, क्योंकि आपका पाथ जो है वो कट हो रहा है, जो आपका कर्व है वो खुद ही को कट करके फिर आगे बढ़ रहा है, तो ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में एक स्टेटमेंट है, या हमें यहाँ पे से कोई कर्व देखो ऐसे बना हुआ है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स का एरिया कह सकते हैं, जिसका इंटीरियर पार्ट होगा, उसका एक्सटीरियर होगा, उसकी बाउंड्री होगी। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो कि एक कर्व बना हुआ है, देखो ये कर्व है, ये ग्रीन पॉइंट है, यहां से हमने कर्व बनाया और हम घूमते हुए वहीं वापस आ गए, तो ये आपका अपने पाथ को कट नहीं कर रहा है, जब कट नहीं कर रहा है तो ये कैसा हुआ, ये हुआ एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि आपका स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स भी सेम है ना। अब इस केस में आप देखो इंटीरियर क्या होंगे, कौन कौन से जो भी पॉइंट्स आपके बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं, जो बाउंड्री के अंदर हैं, उनको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। जैसे कि इंटीरियर यानी कि बाउंड्री जो येलो लाइन है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, V है, P, R एंड U, ये आपके बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये आपके हो गए इंटीरियर पॉइंट्स। इसमें आपका T भी आ जाएगा, इसमें आपका T भी अगर बस बाउंड्री पे है तो वो आपका एक पार्ट ऑफ द कर्व। क्लियर है? अब हम बात करें एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में जो आपकी बाउंड्री के बाहर के पॉइंट्स है, जो आपकी बाउंड्री है उसके बाहर के पॉइंट्स है, वो हो गए आपका Q एंड S। ठीक है, तो जो भी आपके बाउंड्री के बाहर का एरिया है वहां कुछ भी लाई करेगा वो आपका एक्सटीरियर हुआ, जो बाउंड्री के अंदर लाई करेगा वो आपका इंटीरियर, जो बाउंड्री है वो एक रेखा हो गई, वो हमारी बाउंड्री पे है तो वो हमारी रेखा पे लाई कर रहा है। क्लियर है? बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं पॉलीगन पे, कि भाई पॉलीगन क्या होता है पॉलीगन आपका ऐसा एक कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बट विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स, क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज, यानी कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। देखो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब कि वो कर्व से भी बन सकता है, वो लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, बट स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम होना चाहिए और अपने पाथ को वो कट ना करे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलीगन की, तो ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि एंटायरली बना है सिर्फ लाइन सेगमेंट से, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, वो कंप्लीटली आपका लाइन सेगमेंट से ही बना हो, उसको हम कहेंगे एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो कि है एक पॉलीगन। तो पॉलीगन इज अ कैटेगरी ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि पॉलीगन is a category of simple closed curve। कैटेगरी किसकी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व की एक कैटेगरी है। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व की कंडीशन जो है वो पूरी आपके पॉलीगन में सेटिस्फाई हो रही है। बस एक चीज आपकी मिनिमाइज कर रहे हैं हम, कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो आपका कर्व से भी बन सकता है, वो आपका लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, बट पॉलीगन किससे बनता है, पॉलीगन बनता है सिर्फ और सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट से, यानी कि एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्लियर है? यानी कि ना वो अपने पाथ को कट करेगा, उसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स आपके सेम होंगे, कट नहीं करेगा, एंड ये बना है सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखो, ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपको देखो जहां से हमने स्टार्ट किया वही घूम के वापस आएगा, मैंने अपने पाथ को कट भी नहीं किया। क्लियर है बात? फिर देखो अगर हम इसकी बात करें, इस ग्रीन फिगर की, तो देखो जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गए, ठीक है, कट भी नहीं किया, और ये क्लोज्ड भी है बिकॉज जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स आपस में सेम है। सिंपल है बिकॉज कट नहीं कर रहा है। क्लियर है? फिर देखो इसकी बात करें तो ये स्टार्टिंग, घूम के हम आ गए वापस, तो ये आपका क्या हो गया, अगेन एक क्लोज्ड कर्व अलोंग विथ सिंपल बिकॉज कट नहीं कर रहा है,
और ये जैसे लाइन सेगमेंट से बना है तो ये आपका हो गया एक पॉलीगन। क्लियर है बात? ऐसे सिंपल कर्व्स, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं वो होते हैं पॉलीगन्स। अब देखो यहाँ पे, देखो इसकी बात करें अगर, तो देखो मेरा स्टार्टिंग मैंने यहां से की और एंड में यहां कर रही हूं, तो यहां में स्टार्टिंग एंड पॉइंट से सेम नहीं होते, सिंपल कर्व ही नहीं हुआ। जब सिंपल कर्व ही नहीं हुआ तो ये पॉलीगन भी नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। फिर देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम तो आ रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कर्व्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एक कर्व बन रहा है ऐसे और एक कर्व ऐसे बन रहा है, तो ये आपका एक पॉलीगन नहीं हुआ बिकॉज ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं, यहाँ पे कर्व्स भी यूज हो रहा है। तो जहां पे कर्व्स यूज होंगे वो हमारे पॉलीगन्स नहीं होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। फिर देखो अगर हम इसकी इस स्टार की बात करें तो मैंने यहां से अगर स्टार्ट किया तो मैं घूम के अगर वापस आऊं तो मैं आ तो सेम पॉइंट पे गई वापस, यानी कि क्लोज्ड कर्व तो हुआ, पर क्या ये सिंपल है? क्या ये सिंपल है? नहीं, बिकॉज वो अपने पाथ को कट कर रहा है, अपने पाथ को यहाँ पे भी कट हो रहा है, इधर भी कट हो रहा है, ये अपने पाथ को कट करते हुए वापस सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इस केस में ये आपका पॉलीगन नहीं हुआ बिकॉज ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है। बना ये सब लाइन सेगमेंट से ही है, बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं हुआ तो वो पॉलीगन भी नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, क्या कि all polygons are simple closed curves. Why? Because आपके पॉलीगन में ना कटिंग हो रही है, ना पाथ कट हो रहा है, वो बना सिर्फ लाइन सेगमेंट से है और स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, तो ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व में। बट all simple closed curves are not polygon, यानी कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स ले ले तो सारे के सारे हमारे पॉलीगन्स नहीं होंगे बिकॉज कुछ में हमारे लाइन सेगमेंट्स नहीं यूज हो रहे, कुछ में सिर्फ कर्व्स बन रहे होंगे या लाइंस एंड कर्व्स साथ में यूज हो रहे होंगे। जैसे ये एक फिगर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लाइन सेगमेंट्स अलोंग विथ कर्व यूज हो रहा है, तो ये आपका एक पॉलीगन नहीं हुआ, पर ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है ना, बट पॉलीगन नहीं है। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि सारे पॉलीगन्स तो आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, बट सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हमारे पॉलीगन्स नहीं होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं जो नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करते हैं कि कितने साइड्स हो, तो हम उनको नाम क्या देंगे। अगर 3 साइड्स है यानी कि 3 साइड्स हुए तो वो आपका हुआ एक ट्रायंगल, सिंपल सी बात। 4 साइड्स हुए तो वो हुआ आपका एक क्वाड्रिलैटरल। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड आपका और भी थे, हाँ काइट। ये आपके आ गए अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे बट आफ्टर फ्यू टॉपिक्स। पहले पॉलीगन्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने क्वाड्रिलैटरल्स पे, बिकॉज चैप्टर इज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, फिर हम देखो 5 साइड्स पे आएंगे। देखो यहाँ पे 5 साइड्स है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। घूमते हुए हम अगर आएंगे तो लाइन सेगमेंट्स की ही हेल्प से मैं सेम पॉइंट पे वापस आ रही हूं, तो ये हो गया मेरा एक 5 साइडेड पॉलीगन, जो कि क्या होता है एक पेंटागन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। ऐसे का 6 साइड्स हैं तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन। क्लियर है बात? ठीक है, ऐसे ही आपके 9 साइड्स को हम नॉनागन कहते हैं, 10 साइडेड पॉलीगन को हम डेकागन कहते हैं। तो ये आपका काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है कि अगर आपके पास हेप्टागन है तो आपके साइड्स कितने हुए, हेप्टागन कितने साइड्स, 7 साइड्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हम अपने दिमाग में रख के चलना है ताकि आगे अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमें ये चीज पता हो, हम समझा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन। ये भी आपके टाइप ऑफ पॉलीगन्स है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स, एक आपका कॉनकेव। तो यहाँ पे हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं। है ना, यहाँ पे हम पॉलीगन की बात करें कि पॉलीगन आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव 2 कैटेगरी में इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ऐसा पॉलीगन
अ पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल यानी कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सारे जो इंटीरियर में है, जितने भी एंगल्स वो सारे के सारे क्या है, लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल्स 180 से छोटे, वो 170 हो सकता है, 160 हो सकता है, 150, 105 या अक्यूट भी हो सकता है, बट होना चाहिए लेस देन 180 डिग्री। तो अगर सारे एंगल्स मेरे किसी पॉलीगन में, जैसे मेरे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं देखो ये एंगल्स जितने भी हैं इंटीरियर में मेरे, वो सारे के सारे लेस देन 180 हैं अगर, तो वो कैसा होगा मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कैसा होगा, कॉन्वेक्स, जहां पे आपके सारे इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल यानी कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स आपके होंगे लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है, वो हो गए आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन। बट इन केस कोई एक भी एंगल मेरा 180 से ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, आपका अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, कोई भी, सिर्फ एक भी चलेगा, कोई भी एक एंगल आपका 180 से ज्यादा हो गया, यानी कि अगर वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, मोर देन 180 हो गया, तो वो क्या होगा आपका कॉनकेव पॉलीगन। क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स जहां पे आपका कोई भी एक एंगल, कोई सा भी एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, बट कोई भी एक अगर आपका 180 से ज्यादा हो गया तो वो होगा एक कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम कंपैरिजन करें कि आपका एंगल 180 से छोटा है या 180 से ज्यादा है ना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हुआ कॉन्वेक्स। तो क्या आपको देखो सारे जो एंगल्स हैं यहाँ पे कैसे होंगे, आपके लेस देन 180। ठीक है, आगे भी देखें अगर तो यहाँ पे भी आपके सारे एंगल्स कैसे हैं, लेस देन 180 डिग्री। तो कोई भी रिफ्लेक्स नहीं है, कोई भी मोर देन 180 नहीं, तो सारे क्या हो गए, हमारे कॉन्वेक्स हो गए। ठीक है, कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये आपका क्या है, मोर देन 180, तो ये कैसा हो गया, एक कॉनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे देखो ये एक एंगल है, ये आपका क्या हो रहा है, इंटीरियर पे है, और ये एंगल क्या हो रहा है, मोर देन 180, इसलिए ये आपका क्या हुआ, कॉनकेव पॉलीगन। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल आपका क्या हो रहा है, मोर देन 180, इसलिए ये आपका कैसा हुआ, कॉनकेव पॉलीगन। फिर देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका कैसा है, मोर देन, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर की नहीं, जो आपके एंगल अंदर बन रहे हैं, बाउंड्री के अंदर बन रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एंगल कैसा हुआ, मोर देन 180 है ना, इसलिए ये कैसा हुआ, कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम। हमें सबको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब इसके बेस पे मुझे ये बताना है कि इनमें से जो मेरे पास 8 फिगर्स बने हुए हैं, इनमें से मेरे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो ठीक है, पहले हम सिंपल कर्व की बात कर लेते हैं। सिंपल कर्व कौन कौन से, देखो क्या पहला वाला सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व का क्या मतलब था, सिंपल कर्व्स ऐसे कर्व्स जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका सेम नहीं होता है, बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर नॉट सेम। जैसे कि आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक गए तो आपका जो रास्ता है वो आपका जहां पहुंचे हो वो आपका सेम एंड नहीं है, राइट, एंड वो अपना कर्व कट भी ना करे। तो यहाँ पे देखो जो पहला वाला है ये स्टार्टिंग, ये एंड, तो पॉइंट्स अलग अलग है और आपका रास्ता कट भी नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया, आपका सिंपल कर्व हो गया। सेकंड वाला, क्या सेकंड वाला सिंपल कर्व है, अगर मैं अंदर से स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे आई घूमते हुए एंड बाहर आ गई, तो क्या मैंने अपना पाथ कट किया, बिल्कुल नहीं, मैं अपना पाथ कट किया ही नहीं है ना, कट ही नहीं किया, एंड मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स अलग अलग हो गए, तो ये कैसा हो गया, एक सिंपल कर्व। ठीक है, फिर देखो थर्ड वाला, इसमें क्या है, ये अगर मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं घूमते हुए सेम एंड पे वापस आ गई, जहां मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं घूम के वापस आ गई, तो ये आपका एक क्लोज्ड कर्व है। बट सिंपल कर्व है या नहीं, सिंपल कर्व है या नहीं, सिंपल कर्व भी है, आपका रास्ता कट तो नहीं हुआ ना, आपने अपना पाथ कट तो नहीं किया है ना, कट तो नहीं किया, तो इसलिए ये भी आपका आएगा इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल कर्व।
कि आपका स्टार्टिंग एंड पॉइंट चाहे अलग हो ना हो, बट आपका रास्ता अगर कट नहीं हो रहा है, कर्व आपका कट नहीं कर रहा है, तो वो आपका सिंपल कर्व होगा। क्लियर है बात? ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो फिगर है आपका, ये कैसा होगा, एक कैसा होगा, क्लोज्ड कर्व भी होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में 3 भी लिख दे रही कि भाई थर्ड जो है मेरा वो एक क्लोज्ड कर्व भी है, वो भी सिंपल, बिकॉज आपका पाथ कट नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर देखो फोर्थ वाला, अच्छा क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? क्या मैं इसको पॉलीगन कह सकती हूँ? पॉलीगन किससे बनता है? पॉलीगन बनता है मेरे लाइन सेगमेंट से, और जहां पे मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स आपस में कैसे हो, सेम हो। तो वो तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है ना, और कोई कट भी नहीं हो रहा, तो ये आपका एक पॉलीगन भी हो गया। तो मैं इसको पॉलीगन की कैटेगरी में भी लिख दिया। क्लियर है बात? ठीक है। अब पॉलीगन में भी मेरे पास कॉन्वेक्स कॉन्केव 2 कैटेगरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? इसमें सारे एंगल्स कैसे जा रहे हैं, लेस देन 180। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कैटेगरी में भी आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जो मेरा फिगर है थर्ड वाला, ये मेरा एक सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, एक पॉलीगन भी है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन भी है, बट कॉन्केव पॉलीगन नहीं है, बिकॉज आपका एक भी एंगल मोर देन 180 नहीं जा रहा। क्लियर है बात? ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं घूमते हुए वापस आ गई यहां, तो ये कैसा हुआ? क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं, बिकॉज उसका पाथ कट हो रहा है। कर्व अपना पाथ जो है वो कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व तो नहीं होगा। सिंपल कर्व तो नहीं हुआ। क्या सिंपल क्लोज्ड हुआ? जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा, और जब सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं होगा। पॉलीगन भी नहीं होगा। जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात ही नहीं आ सकती, राइट? क्योंकि ये तो आपकी कैटेगरी है, एक क्लासिफिकेशन है ऑफ अ पॉलीगन। तो इन चारों में से, इन पांचों में से आपके ये कैटेगरी, ये जो फिगर है, कहीं भी लाए नहीं करेगा। तो ये हम इसके बारे में हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि किसी में भी हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मैं घूमते हुए वहीं वापस आ गई, तो क्या ये सिंपल कर्व हुआ? बिल्कुल, बिकॉज आपने अपना पाथ कट नहीं किया। तो मेरे आंसर में 5 आ जाएगा। कहां? सिंपल कर्व। क्या ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है? आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका ये 5th वाला यहाँ भी आ जाएगा। बट क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? नहीं, बिकॉज पॉलीगन बनता है विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मुझसे वो सब लाइन सेगमेंट से ही बना होता है, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ। अब जब पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉन्केव की बात ही नहीं आ सकती, बिकॉज वो आपका क्लासिफिकेशन है ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट, मैं यहां से स्टार्ट करूं, ऐसे गई एंड फिर मैंने लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से वहीं पे वापस आ गई, तो क्या ये कर्व है? क्या ये कर्व की कैटेगरी में आ सकता है? बिल्कुल आएगा। कर्व तो ये है, क्योंकि ये अपने पाथ को कट नहीं कर रहा है। एंड क्या ये क्लोज्ड है? आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो ये आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा, है ना? क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल है, बिकॉज इसे वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है। यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ अपना फिगर बनाया विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ये आपका हो गया एक पॉलीगन। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? आपको क्या लगता है, ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? ये आपका कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? इस एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है? मोर देन 180। तो ये क्या हुआ? एक कॉन्केव पॉलीगन हुआ। ये हुआ आपका एक कॉन्केव पॉलीगन। क्लियर है बात? फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक स्टार टाइप का है कि मैंने यहां से अगर स्टार्ट किया वहीं वापस आ गई, तो ये क्या हुआ? इस केस में मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम आ रहा है, बट मैं अपने पाथ को कट कर रही हूं, तो ये आपका सिंपल कर्व तो नहीं हो सकता।
जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी तो नहीं होगा ना, बिकॉज सिंपल कर्व की कैटेगरी में सिंपल क्लोज्ड कर्व आता है, राइट। तो ये आपका एक सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं। जब सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से बना तो है बट अपने पाथ को कट कर रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ। क्लियर है बात? ठीक है, फिर हम बात करेंगे लास्ट वाले की। अच्छा, जो पॉलीगन नहीं है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात ही नहीं आ सकती, है ना। क्लियर है बात? फिर देखो लास्ट वाला, यहां से मैंने स्टार्ट किया और फिर दूसरा बनाया, तो यहां मुझे पेन उठाना पड़ गया दूसरा सर्कल बनाने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया और फिर पेन उठाया और फिर वापस से एक सर्कल बनाया। तो जहां मुझे पेन उठाना पड़ रहा है वो कर्व ही नहीं है, वो कंबाइंड वे में कर्व नहीं कहला सकता। ये एक कर्व है, ये एक कर्व, बट कंबाइंडली ये कंसेंट्रिक सर्कल्स आपस में कर्व नहीं होंगे, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग एंड पॉइंट अलग अलग तो है। वो तो कोई बात नहीं, वो मुझे पेन उठाना पड़ गया टू मेक दिस फिगर, तो ये कर्व नहीं हुआ। जब ये कर्व ही नहीं है तो ये आपका सिंपल कर्व वो बाकी की कैटेगरीज में लाए नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैंने अपने तीन कर्व्स को, तीन चीजों को यहाँ पे कैंसिल किया। पहला इसको कैंसिल किया क्योंकि ये आपका एक कर्व है ही नहीं, कर्व है सिंपल कर्व नहीं है। वैसे ही यहाँ पे इसको कैंसिल किया, ये भी कर्व है बट सिंपल कर्व नहीं है। और इसमें तो ये आपका कर्व ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज आपको पेन उठाना पड़ गया टू फॉर्म योर कर्व। कर्व आपके क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, आपको ए से बी तक पहुंचना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। कर्व में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पेन लिफ्ट किए बिना ही ए से बी तक पहुंचना है। अब आपका रास्ता कैसा भी हो, अब कैसे भी जाओ, क्या मैंने कट किया तो ये आपका, ये कैसा आ गया, आपका कर्व है बट सिंपल कर्व नहीं है। बट कर्व तो आ रहा है ना, बट ये तो कर्व ही नहीं है बिकॉज आपको पेन लिफ्ट करना पड़ गया। जब ये आपका कर्व ही नहीं है तो ये बाकी कैटेगरी में कैसे ही आ सकता है ना। बात समझ में आई? तो ये बेसिक आपका क्लासिफिकेशन है ऑफ दीज 5 टाइप जो अभी तक हमने कवर किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम अपने कुछ क्लासिफिकेशन पे ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स ना भी और टाइप के होते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है, बट दो चीजें और इंपॉर्टेंट जो कि रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर का मतलब सारे साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ रेगुलर की बात करूं, ये ट्राइंगल तो उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका रेगुलर नहीं है। व्हाई? बिकॉज आपके दो साइड्स इक्वल है बट थर्ड साइड अनइक्वल है। तो ऐसे पॉलीगन जहां पे आपके सारे साइड्स इक्वल आ जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो क्या बोल रहे हैं, अ पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड्स हैव इक्वल लेंथ। सारे साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो। कैसी हो, इक्वल हो। तो अगर वो इक्वल लेंथ के हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो आपके रेगुलर पॉलीगन्स हैं। अगर एक भी इरेगुलर, एक भी साइड अनइक्वल है, कोई भी एक साइड अनइक्वल हो गई तो वो क्या हो गया, एक इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पर ट्राइंगल के भी केस में आपका सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल ही रेगुलर है। बाकी सारे ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस, स्केलीन, राइट एंगल, ये सारे कैसे हैं आपके, इरेगुलर। साइड्स 3 है बट ये हुए कैसे, इरेगुलर। सिंपल सी बात। ठीक है, फिर क्वाड्रिलैटरल में आपका क्वाड्रिलैटरल के केस में सिर्फ एक ही फिगर आ सकता है, विच इज स्क्वायर या रोम्बस। दो आ गए, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। स्क्वायर के केस में क्या होता है, अच्छा हमने यहाँ पे बात की इक्वल लेंथ की, आपके एंगल्स भी, जो एंगल्स है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल मेजर के। तो रोम्बस आपके इस केस में नहीं आएगा, बस रोम्बस में आपके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उन पे भी हम डिटेल में आएंगे कि आपके रोम्बस, रेक्टेंगल और उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी। बट पहले हम रेगुलर के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो रेगुलर के केस में आपके सारे साइड्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो आपका कैसा होगा, एक रेगुलर क्वाड्रिलैटरल। ऐसे ही बाकी सब में, पेंटागन में ये आपके पांचों साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो इट विल बी अ रेगुलर पेंटागन। बट एक भी साइड अनइक्वल हुई तो वो आपका हो गया इरेगुलर पेंटागन। फिर हेक्सागन, कोई भी मतलब कोई भी, यानी कि 6 की 6 साइड्स आपकी इक्वल है तो वो हो गया एक रेगुलर हेक्सागन। अगर एक भी साइड अनइक्वल हुई तो वो क्या होगा, एक इरेगुलर हेक्सागन। सेम गोज विद हेप्टागन।
7 साइडेड फिगर। क्लियर है बात? आप चाहो तो इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। ऐसे पॉलीगन जिनमें आपके सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल हो, सिर्फ साइड्स नहीं, सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो होता है हमारा एक रेगुलर पॉलीगन, जहां पे सारे एंगल्स एंड सारे साइड्स आपस में हो इक्वल। क्लियर है बात? एक भी एंगल अलग हुआ, एक भी साइड अलग हुई, तो वो हो जाएगा हमारा एक इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये बेसिक कुछ फॉर्मूला जो हमें बहुत ही ध्यान से समझने हैं, जहां पे हम इंटीरियर एंगल्स के सम की बात कर रहे हैं, इंटीरियर की और एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आया हमारा सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन जिसके एन साइड यानी कि 6 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकते हैं, बट एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइड्स है, उसका फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने अगर बात की ट्रायंगल की, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। ये आपका एक 3 साइडेड पॉलीगन है, यानी कि n इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे। अब इस केस में सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना आएगा ये देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना आएगा? आपका फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया n-2 मतलब 3-2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 1 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। क्लियर है बात? अभी अगर हम इसकी बात करें क्वाड्रिलैटरल की, तो उस केस में क्या होगा? इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके साइड्स कितने हैं? 4 साइड। तो यहाँ पे आपका n कितना हो गया? n हो गया आपका 4। जब n 4 हो गया है तो ये हो गया फॉर्मूले के हिसाब से 4-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4-2 हो गया 2 इंटू 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलैटरल के केस में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना आएगा? 360 डिग्री। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी अपने बात की इंटीरियर एंगल्स के बारे में। एक्सटीरियर के केस में वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपका कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ कि आपका कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ कि आपके सारे एंगल्स क्या है? लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हुए तो उस केस में आपका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। बात समझ में आई? कि आपका कोई भी पॉलीगन हो गया, उसमें अगर आपका कॉन्वेक्स है यानी कि सारे एंगल लेस देन 180 हैं, तो उनका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना आएगा? 360 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईच इंटीरियर एंगल। आपको सम मिल गया है। सम मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हुआ? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ईच एंगल कितना होगा? अगर रेगुलर है तो, अगर आपका पॉलीगन रेगुलर है मतलब कि सारे एंगल्स सेम होंगे, तो उसमें ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू आएगी n-2 इंटू 180 अपॉन n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल की बात की, ट्राइंगल में 3 साइड्स तो 3-2 इंटू 180 वो आपका आ गया 180 डिग्री। मतलब कि तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। अब अगर हम ईच एंगल की बात करें, ईच एंगल तो वो क्या होगा? 180/3। 180 क्योंकि आपके तीनों एंगल्स आपके क्या है? सेम है। जब तीनों सेम है तो तीनों को ऐड करने में मुझे सम क्या मिलेगा? 180। तीनों सेम भी है तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। जब तीनों एंगल 60 है तो सम कितना हुआ? 180। आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आई?
ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स 180 है और ये अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है, ये अगर आपका रेगुलर हो गया, रेगुलर केस में क्या होगा, ईच एंगल आएगा 180 बाय 60 डिग्री। सेम गोज विद क्वाड्रिलैटरल। यहां पे अगर हमारा केस रेगुलर का है, अगर ये केस रेगुलर है तब क्या होगा, सम कितना है 360, यानी कि 4 एंगल्स का सम कितना आ रहा है 360। तो एक एंगल कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वन एंगल कितनी आएगी 360 अपॉन 4 दैट इज 90 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स, चारों के चारों एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री। इसीलिए यहां पे मेंशन किया गया है फॉर्मूला में n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, कि ये आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स एंड ये आपका नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना था 360, कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं एक्सटीरियर सबका सम कितना हुआ 360। अब ईच ऑफ रेगुलर, अगर आपका पॉलीगन रेगुलर है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 बाय n। सेम कॉन्सेप्ट से अगर 6 एंगल्स है, 6 एंगल्स बन रहे हैं और सबका सम 360 है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम है। यहां पे मैं लिख देती हूं, चलो 6 एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 है, तो एक एंगल कितना आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा 360 अपॉन 6 व्हेन इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। जब आपका ये कैसा होगा, एक रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि रेगुलर के केस में क्या होता है, आपका सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसी हिसाब से आपके एक्सटीरियर भी आपस में सेम हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, लास्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब पहले हम समझते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स तो लिखा हुआ है, डायगोनल्स होते क्या है पहले ये देखते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, कि मान लो कोई फिगर बनाया, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ फिगर बनाया, एक पॉलीगन बनाया, और मैंने उसे नाम दे दिया। ठीक है, अब डायगोनल क्या हुआ, देखो जो ये AB है, AB के एडजेसेंट में BC है, AB के एडजेसेंट में BC है ना, एडजेसेंट मतलब कि बगल में, AB के बगल में BC है और AD है ना। अब हम वर्टेक्स की बात करेंगे, इस वर्टेक्स A के एडजेसेंट कौन सा है, B और D है ना। A के बगल में कौन कौन से वर्टेक्स है, A के बगल में एक B है और उसके एक तरफ D है, पैरा दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं A से नॉन एडजेसेंट साइड पर लाइन ड्रॉ कर दूं, नॉन एडजेसेंट यानी कि मैं A से C पे आ जाऊं, A से C पे आ गई, बताओ लाइन ही नहीं बन रही, ये तो मजाक हो गया। हाँ चलो शुक्र है, A to C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, A to B क्या है मेरी, एज या साइड ऑफ द फिगर ऑफ द पॉलीगन, A to D भी क्या है मेरी, साइड ऑफ द पॉलीगन है ना, और B और D क्या है, B और D क्या है, B and D आर adjacent to A। B और D क्या है मेरे, A के adjacent है, और C क्या है, नॉन adjacent। C कैसा है, नॉन adjacent, यानी कि अ लाइन, डायगोनल क्या हुआ, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, आपने अपने वर्टेक्स से ड्रॉ किया, फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपने अपने एक वर्टेक्स से, कोई भी एक वर्टेक्स ले लिया, वहां से आपने अपने नॉन एडजेसेंट साइड पर लाइन ड्रॉ कर दी। B और D क्या है, A के एडजेसेंट है, तो उन पर नहीं ड्रॉ करना है, वो आपके साइड्स हो जाएंगे। बट A से मैंने C पर ड्रॉ किया, यानी कि एक नॉन एडजेसेंट साइड पर लाइन ड्रॉ की, तो ये हो गई मेरी एक लाइन सेगमेंट, जिसको हम बोलेंगे डायगोनल।
क्लियर है बात। अब यहां से हम बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट, ये आपका वर्टेक्स है ना बी, तो बी के एडजेसेंट कौन कौन सा है? बी के एडजेसेंट सी है और ए है, बगल में है ना। तो यहाँ पे सी एंड ए आर एडजेसेंट। बी जो है उसका सी और ए कैसे है? एडजेसेंट है। तो अगर मैं इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के किसी और वर्टेक्स पर लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी कि मैं बी से सी पर लाइन ड्रॉ कर दूं, सी तक सॉरी डी तक ड्रॉ कर दूं, बी से डी तक, तो ये क्या हो गई? एक डायगोनल हो गई, एक डायगोनल हो गई। तो अब आप एक बात बताओ, हम इस फिगर में कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर पाए हैं? यहाँ आपका क्या है? क्वाड्रिलैटरल। यहाँ मैंने कितने ड्रॉ किए? 2, और 2 ही पॉसिबल हैं, क्योंकि सी से भी ए पे जाएंगे और डी से भी हम बी पर ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 लाइन सेगमेंट्स पॉसिबल हैं, जहां पे आपके एक वर्टेक्स से हमने नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स पर लाइन ड्रॉ करी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपके पास 4 साइड्स थी या 4 वर्टेक्स थे, उससे आपने 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर ली, 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितनी डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फिगर में, वो क्या होती है? n into n minus 3/2। ठीक है, बात समझ। हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में ये ए, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है? 3। तो अगर फॉर्मूला में प्लेस करो तो ये हो गया 3 into 3 minus 3/2। अब ये 3 minus 3 कितना हो गया? 0। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉन इन अ ट्रायंगल इज 0। कि हम ट्रायंगल में 0 नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे? खुद देखो, या ए से बी भी एडजेसेंट है, सी भी एडजेसेंट है। क्या कोई थर्ड या फोर्थ पॉइंट है जो आपका ए से एडजेसेंट ना हो? कोई पॉइंट नहीं है। तो इस केस में आपका डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि आप 0 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है बात? ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था क्वाड्रिलैटरल में, यानी कि 4 साइड्स। तो उस केस में आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ जाएगा? 4 into 4 minus 1 सॉरी 4 minus 3 divided by 2। तो ये हो गया 4 into 1, 4 minus 3 आपका 1 होता है, तो ये आपका आ गया 4/2 which is 2 डायगोनल्स। और आप देख सकते हो हमने कितने ड्रॉ किए यहाँ पे, एक ऑरेंज और एक ब्लू, आपके 2 डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए। यही 2 आपके डायगोनल्स पॉसिबल है इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम इसके बेस पे जल्दी से क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चंस पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 8। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में n कितना आ गया? 8। हमें निकालना क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री। तो अप्लाई कर देते हैं। n कितना है? 8, तो ये आपका हो गया 8-2 into 180 डिग्री, जो कि आ गया 6 into 180 डिग्री। अब थोड़ा जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 1080 डिग्री। यानी कि अगर आपके 8 साइडेड पॉलीगन है, जिसके 8 साइड्स है, ऐसा कोई पॉलीगन है, तो उसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आ जाएगा? 1080। आपसे एक्सटीरियर नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका एक्सटीरियर के केस में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा कितना होता है? कॉन्वेक्स के केस में हमेशा क्या होता है? 360 होता है। तो आपसे पूछेंगे तो हमेशा इंटीरियर ही पूछेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? जब हमारे पास n कितना है? 12 है। तो इस केस में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा? n-2 into 180 डिग्री। यानी कि n-2, n कितना है? 12, यानी कि 12-2 into 180 डिग्री। ये कितना आ गया आपके पास? 10 into 180।
तो ये आपके पास आ गया 1800 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ 12 साइडेड पॉलीगन कितना आएगा 1800 डिग्रीज। इजी सा है ना, जब फॉर्मूला याद हो गया तो हमारा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टागन। अब हेप्टागन इज अ कीवर्ड, यहाँ पे हेप्टागन, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है। हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 6 या 7? 6 या 7 कितने साइड्स होते हैं हेप्टागन में? भूल तो नहीं गए? हेप्टागन में होते हैं कितने साइड्स? 7 साइड्स। तो यहाँ पे हेप्टागन यानी कि n इज इक्वल टू 7 हो गया, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं, हैज 4 इक्वल एंगल्स। रेगुलर नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि 4 एंगल इक्वल, यानी कि टोटल कितने होंगे 7। तो उन 7 में से 4 एंगल्स आपस में इक्वल हैं, फिर 4 एंगल्स आर इक्वल, फिर ईच ऑफ 132, चारों के चारों कितने हैं 132, जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने हैं 132 डिग्री, और कितने एंगल्स इक्वल है 4 एंगल इक्वल है, डिकोड करना है हमें, ठीक है। फिर एंड 3 इक्वल एंगल्स, और बाकी के जो 3 है 7 में से 4 तो आपस में इक्वल है, उन 4 का मेजर हमें दे दिया गया है 132। जो बचे हुए 3 है वो भी आपस में इक्वल है, वो भी आपस में इक्वल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ इक्वल एंगल्स। जो इक्वल एंगल्स यानी जो बचे हुए 3 एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंडिविजुअल वैल्यू ईच, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि हम सम ऑफ ऑल एंगल्स निकाल लें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल लें। वो कितना आएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा हमारा, फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहां से आपका हेप्टागन यानी कि 7 साइड्स, आपको n दे रखा है 7, तो यहाँ पे 7 - 2 यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, 6, 900, है ना। कितना आ जाएगा 900, यानी कि सम ऑफ ऑल 7 एंगल्स कितना है, सम ऑफ ऑल 7 एंगल्स है 900, ठीक है। अब आपका जो पहले के 4 एंगल्स है वो कितने हैं 132। जो एंगल्स हमें नहीं पता, जो बाकी के 3 एंगल्स है उनको हम x ले लेते हैं। क्या ले ले, लेट दी इक्वल एंगल्स, इक्वली मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूं, ईच इक्वल एंगल बी x डिग्री। मैं क्या ले रही हूँ, जो मेरे 3 बचे हुए एंगल्स है उनकी वैल्यू मैं ले रही हूँ x, बिकॉज तीनों ही आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, सम ऑफ इक्वल एंगल्स प्लस सम ऑफ अदर 4 इक्वल एंगल्स, यानी कि 132 प्लस 132 प्लस 132 एंड एक बार और, बिकॉज टोटल हमारे पास 4 है, राइट। 132 ये देखो 4 बार लिख दिया, राइट। ये किसके बराबर आएगा 900। 3 एंगल्स जो आपस में इक्वल है एंड बच्चे हुए 4 भी आपस में इक्वल हैं, तो ये 4 जो है वो 132 है, और जो ये 3 इक्वल है वो आपके x हो गए, और सम कितना है 900, ठीक है बात। अब यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया आपका 3x डिग्री, और यहाँ पे 132 प्लस 132 प्लस 132, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, 528। को ऐड किया तो आपका ये आ गया 2 + 2 + 2 8, फिर 3 12, एक कैरी जाएगा 4 और 5, ये आ जाएगा आपका 528 डिग्री, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, अब यहां क्या करें, आपके पास क्या आ गया 3x डिग्री प्लस 528 इज 900, है ना, इज 900। आप 5 to 8 को शिफ्ट कर दो राइट पे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 3x डिग्री कितना आ जाएगा 900 डिग्री माइनस 528 डिग्री, है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 2
7 और ये 8 और 5, 8 और 5 बचा 3। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको यहाँ पे x डिग्री अकेला करना है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाते ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 372 डिवाइडेड बाय 3। तो x आपका कितना आ गया, x आपका आ गया 124, यानी कि ईच इक्वल एंगल, जो बचे हुए 3 एंगल जो आपस में इक्वल है, बचे हुए 3, वो उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 124। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या देंगे कि ईच इक्वल एंगल इज 124 डिग्री। बात समझ में आई? पक्का? क्या क्या हमें अपने 4 इक्वल एंगल्स का मेजर पता था 132, तो वो 4 का सम निकाल लिया, कितना आ गया 528 डिग्री। ठीक है, फिर जो बचे हुए 3 एंगल्स थे, बिकॉज टोटल 7 थे, जो बचे हुए 3 थे वो उनकी वैल्यू सेम थी, पर हमें पता नहीं थी, तो मैंने उसको x ले लिया। जब वो x हो गया तो उनका सम करने पे 3x आ गया। अब यहां से मैंने क्या किया, फाइंड कर लिया x की वैल्यू, जो कि क्या आ गई 124, यानी कि ईच इक्वल एंगल आपका आ गया 124। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब कीवर्ड है भाई, क्वाड्रिलैटरल मतलब कितने साइड्स, 4 साइड्स। तो यहाँ पे n कितना हो गया, 4 हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल में एंगल्स, कितने एंगल्स होंगे भाई, 4 ही तो होंगे, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टेक्स बनेंगे। जो एंगल्स है वो क्या है, इन द रेशियो ऑफ 5:8:11:12। क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल्स का रेशियो है वो कितना है, 5:8:11:12। तो आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालते हैं इन द केस ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, वो कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180 डिग्री। n कितना हो गया यहाँ पे 4, तो 4 - 2 × 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हुआ हमारा, 360 डिग्री। अब हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो उसकी बात करते हैं। अगर उसके हिसाब से बात करें तो हम यहाँ पे मान लेंगे, लेट द एंगल्स बी 5x, 8x, 11x एंड लास्ट में हमारे पास 12x। क्या किया हमने, हमारे पास चारों एंगल्स का रेशियो गिवन था। अब रेशियो क्या होता है, हमेशा सिंपलेस्ट होता है। तो मैंने क्या बोला कि वो मेरे एंगल्स हो गए 5x, 8x, 11x एंड 12x। अगर हमने x फाइंड कर लिया तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे, राइट। अब जो ये 4 एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा भाई, 4 एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा, सम होगा 360 डिग्री। यानी कि 5x + 8x + 11x + 12x, ये हमारा इक्वल है 360 डिग्री के। ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, 5 + 8 आपका हो गया 13, 13 + 11 24 + 12, तो ये आपका आ गया 36। ये आपका आ गया सम टोटल 36x = 360 डिग्री। अब x निकालेंगे, यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है 36x से, वहां भेज दो, राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आपके पास आगे डिवाइड करने पे 10 डिग्री x आ गया, एंगल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी, 10 डिग्री। अब ईच एंगल्स देखो क्या है, फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल तो कितना है 5x, मतलब कि 5 × 10 डिग्री विच इज 50 डिग्री। फिर देखो सेकेंड एंगल
सेकेंड एंगल कितना है 8x, यानी कि 8 इंटू 10 डिग्री विच इज 80 डिग्री, है ना। फिर देखो थर्ड एंगल आपका 11x, तो यहाँ पे थर्ड एंगल कितना आ गया आपका 11 इंटू 10 विच इज 110 डिग्री। फिर फोर्थ देखो, फोर्थ एंगल 12x, 12 इंटू 10 दैट इज 120 डिग्री। यानी कि क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा, ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल वो भी गिवन कंडीशन के हिसाब से कितने आ गए, कितना आ गया इज 50 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये आ गया हमारा ईच एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल, जहां पे आपके रेशियो ऑफ द एंगल्स कितना था 5, 8, 11, 12। बात समझ में आई? छोटा सा क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम समझेंगे कि हमारे इन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक, पर ये पार्ट 1 था जहां पे हमने पॉलीगन्स के बारे में समझा कि आपके पॉलीगन्स क्या होते हैं, उनके कर्व्स और क्या कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स एंड बेसिक कर्व्स के बारे में डिफरेंस सीखा, एंड हमने पॉलीगन्स के बारे में कुछ फॉर्मूला समझे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि आपको क्वाड्रिलैटरल से लिंक्ड है। ठीक है, तो हम लाइंस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तो उस पे आ जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती है। हमने अभी तक बेसिक अपना लाइंस के बारे में समझा कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। तो ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि किसी भी पॉइंट पे वो कभी मीट ना करे, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, and I draw another line, ठीक है, ये हमारी दो लाइंस है। अब इन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या हो, फिक्स्ड हो, वो हमेशा फिक्स्ड हो। लाइक वो कितना भी आगे चले जाए या आप कितना भी पीछे इसको ले जाओ, आपकी लाइंस कभी भी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कभी भी मीट नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लाइंस विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, एंड साथ ही साथ दे नेवर इंटरसेक्ट। आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर दो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट, आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो ऐसी लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड हो एंड वो कभी मीट ना करें, ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसे ही इसका अपोजिट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि they make a kind of an X and यहाँ पे ये they meet at a point at a common point। तो हम यहां ये कह सकते हैं lines which meet at a point are known as intersecting lines। यानी कि ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पे आके आपस में मीट कर जाती है, इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। अब वो लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी बन सकती है या आपकी लाइन ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, बट उनका एक पॉइंट कॉमन आता है जहां पे वो आपस में मीट कर रही होती है, विच इज टर्म्ड एज अ कॉमन पॉइंट। क्लियर है बात? अब हम इसी के बेस पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि जहां पे भी आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वहां पर किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे
हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो लाइंस बना लेते हैं, दो हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड हमारी एक जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करी, मैं नाम दे देती हूँ। ये दोनों हमारी L और M आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, L एंड M आर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर जो थर्ड लाइन है वो मेरी P है, उसको मैंने बोला कि P इज इंटरसेक्टिंग L एंड M। क्या बोला मैंने कि लाइन P इज इंटरसेक्टिंग लाइन L एंड लाइन M। L और M को वो कट कर रही है एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे जो आपस में इक्वल होंगे, या कुछ ना कुछ रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो पहली कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हो गई हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे मैं एंगल्स को नाम दे रही हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने अपने कुछ जो अब मेरे पेयर ऑफ एंगल्स बने उनको मैंने एक नाम दे दिया 1 to 8। टोटल यहाँ पे आपके 8 एंगल्स बन रहे थे। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, जैसे कि देखो ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल एंड ये एंगल जो कि साथ ही में आपकी पैरेलल लाइन के अबव बन रहा है एंड अदर पैरेलल लाइन के भी अबव बन रहा है, ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैंने इसके नीचे वाला एंगल ले लिया, यानी कि टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पैरेलल लाइन, तो सेम केस होगा आपके अदर लाइन के साथ, यानी कि जो आपकी पैरेलल लाइन है इसके बॉटम पे जो एंगल बना है ये होंगे आपस में इक्वल। इनको ये जो प्रॉपर्टी ये हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे कौन कौन से एंगल इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा एंगल 2 किसके बराबर आएगा, एंगल 2 आपका पैरेलल लाइन के अबव है एंड 5 भी सेम साइड पे अबव है, तो आपका 2 बराबर आएगा एंगल 5 के। सिमिलर केस अगर 4 की बात करें तो 4 किसके बराबर, 4 है आपका पैरेलल लाइन के डाउनवर्ड्स, तो सेम गोज विद द अदर लाइन, उसके भी आपके डाउनवर्ड्स है, यानी कि 4 और 7 आपस में इक्वल होंगे। यह हमने बात की अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन के टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम राइट की बात करेंगे, तो राइट साइड पे अगर हम एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 हमारा किसके इक्वल आएगा, 3 इज अबव द पैरेलल लाइन और सेकंड लाइन M के अबव है एंगल 6, तो यानी कि 3 और 6 आपस में हो गए इक्वल। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर हम देखें 1, तो 1 आपका क्या बन रहा है, 1 आपका बन रहा है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ योर पैरेलल लाइन N, तो सेम गोज विद M के बॉटम पे 8 बन रहा है सेम साइड पे, तो ये आपका हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो ये हो गई प्रॉपर्टी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी बात करते हैं। तो ऐसे एंगल्स जहां पे Z या N बन रहा हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे Z बनाऊं तो आपके ये दो लाइन अगर पैरेलल है, तो जो आपके दो एंगल्स यहाँ बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये जो दो एंगल्स बन रही है आपस में इनका मेजर क्या होगा, सेम होगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑल्टरनेट एंगल्स की। या N बन रहा हो और आपकी ये दो लाइंस आपस से पैरेलल हो, तो आपके जो यहाँ दो एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कौन कौन से पेयर हमारे ऑल्टरनेटली इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं एंगल 4 की। तो एंगल 4 अगर हम देख रहे हैं तो एंगल 4 के लिए यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि एक Z या N फॉर्म करे। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये Z बन रहा है, ये एंगल 4 है, तो आपका दूसरा एंगल क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, तो आपका 4 एंड 6 वुड बी इक्वल टू ईच अदर। ये है आपकी ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो आपका 4 बराबर आ गया एंगल 6 के। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे और पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं। अब हम अपना Z ऐसे बना के देखते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में। तो ये हमारा ऐसे बनेगा।
अब यहाँ पे आपके कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ आपका बन रहा है एंगल, देखो यहाँ पे एंगल 1 और अदर साइड पे आपका 5, यानी कि 1 और 5 भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इसके हिसाब से एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 की। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंटर पे, को इंटीरियर एंगल्स। किस पे आ गए हम? को इंटीरियर एंगल्स। अब ऐसे एंगल जिनका जो सम है वो 180 हो, वो होते हैं हमारे को इंटीरियर, और वो भी पर्टिकुलरली इस केस के हिसाब से, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल जा रही हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जो एक तरफ के एंगल्स हैं आपके पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो एंगल्स बन रहे हैं सेम साइड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे, जैसे कि अगर मैं लेफ्ट देखूं तो ये और ये एंगल हमारे लेफ्ट पे बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दी टू पैरेलल लाइंस, तो इनका जो सम होगा वो होगा हमेशा 180। दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 आएगा हमारा 180। वाई पे देखो ये आपका पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ये आपके दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम सेम साइड पे आएगा, तो वो आएगा हमेशा 180 डिग्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको ध्यान से आप लोग समझ ले। फिर ऐसे ही अदर साइड पे देखेंगे, अभी हम राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे एंगल्स आएंगे 1 और 6, तो इनका जो सम है वो आएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारी पैरेलल लाइंस जा रही हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं, वो उनका सम होगा हमारा 180 डिग्री। क्लियर है बात? तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज जो मैं ध्यान रखती हूँ, जो कि हम आगे यूज भी करेंगे, तो ये आप ध्यान से समझ लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जहां पे आपके सेम साइड के एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि जहां पे Z या N बन रहा हो, दो लाइंस पैरेलल हो, तो जो दो एंगल्स बनेंगे वो आपके कैसे होंगे, इक्वल। एंड देन लास्टली कोइंटीरियर, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका सम आपका 180 आ रहा है विद द गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्वाड्रिलैटरल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है, टाइप्स है। ठीक है, तो हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक 3 टाइप्स है वो हमारे क्या है, ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो काइट है वो बहुत ही डिफरेंट है। काइट में क्या होता है, जिसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, जो उसके अगल बगल वाले साइड्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स। ठीक है, जो एक दूसरे के आमने सामने साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। फिर पैरेललोग्राम की 2 कैटेगरीज, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस रेक्टेंगल क्लब कर दोगे, दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे आइसोसेलेस, जहां पे आपके बेस एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब बेस एंगल्स इक्वल होते हैं या 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अपने पैरेललोग्राम की, हम इनकी बात करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे काइट पे। ठीक है, पहले हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, फिर हम आएंगे काइट पे और ट्रेपेजियम पे। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं पैरेललोग्राम पे कि भाई पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज ये है कि आपका एक क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलैटरल का मतलब ही होता है 4 साइडेड, राइट। अब यहाँ पे आपको जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं, यानी कि जो ये AB है, ये आपका पैरेलल है DC के, और साथ ही साथ आपका ये इक्वल भी है, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूं, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं कि जो ये आपके AB और DC ये आपस में पैरेलल है, मतलब कि दोनों साइड्स कभी भी जाके मीट नहीं करेंगी, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है। एंड ये दोनों साइड्स का जो मेजर है, अगर ये 4 है तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट पेयर देखें अगर हम, तो यहाँ पे AD की बात करते हैं, तो AD आपका पैरेलल होगा BC के। देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एंड ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि AD एंड BC आर पैरेलल एंड AD का जो मेजरमेंट है वो BC के मेजरमेंट के बराबर आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि मैंने एक पैराग्राम बनाया यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया ABCD। तो ये एंगल A जो है, एंगल A के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A के अपोजिट कौन सा एंगल है? B उसके एडजेसेंट है, B उसके बगल में है, और D भी उसके एडजेसेंट यानी कि वो भी उसके बगल में है। तो A के अपोजिट हुआ हमारा एंगल C, यानी कि ये पूरा एंगल A हमारे इस पूरे एंगल C के बराबर आएगा। क्या आएगा हमारे पास कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट एक और पेयर बन सकता है यहाँ पे हमारे अपोजिट एंगल्स का, वो क्या होगा? वो क्या होगा हमारा एंगल B एंड एंगल D। जो ये एंगल B है पूरा का पूरा, ये पूरे एंगल D के बराबर आएगा। ये हो गए हमारे अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बात? तो आपका A और C बराबर है, बिकॉज A और C आपस में अपोजिट है। सिमिलरली B एंड D अपोजिट है, ये भी आपस में सेम होंगे। फिर हम बात करेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो डायगोनल्स है, जो A से C जा रही है आपकी डायगोनल है, और D से जो B जा रही है ये भी आपकी डायगोनल है। ये मीट कर रहे हैं एट अ पॉइंट O, यानी कि आपकी डायगोनल्स कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। और जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कर रही है एट O एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका AO बराबर है OC के। देखो AC की लेंथ अगर 6 है, अगर पूरा AC 6 है तो AO हो गया 3 एंड OC भी हो गया 3, यानी कि पूरी जो लेंथ है वो आपकी दो हाफ्स में डिवाइड हो रही है। सेम गोज विद BD के साथ भी सेम होगा। आपका पूरा BD 8 है तो वो O पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि OD आपका बराबर आ जाएगा OB के। या हम क्या कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC, ठीक है, एंड आपका OB, ये जो OB है ये आपका बराबर है OD के। ये है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, आपके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। जहां पे मीट करते हैं वो एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है कि आपके जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम आता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या मतलब हुआ मेरा एडजेसेंट एंगल से? कि यहां पे मेरे पास जो पैरेललोग्राम गिवन है वो है ABCD, ठीक है, और ये मीट कर रहा है एट अ पॉइंट O। ठीक है, अब ये एंगल A के एडजेसेंट कौन सा एंगल है, इसके बगल में कौन सा एंगल है? एंगल B है। तो अगर मैं एंगल A और एंगल B को ऐड करूंगा तो मेरा सम आएगा हमेशा 180 डिग्री। ये है हमारी कोइंसिडेंस वाली प्रॉपर्टी जो भी हमने पीछे पढ़ी थी कि A और B का सम वुड बी 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल A और एंगल D का जो सम होगा वो भी आएगा 180, क्योंकि सिर्फ A से B एडजेसेंट नहीं है, A से आपका D भी एडजेसेंट है। सिमिलरली अगर मैं एंगल C की बात करूं तो एंगल C के बगल में एंगल B, तो C और B का सम भी कितना आएगा? 180 आएगा। सिमिलरली C एंड D का सम भी हमारा 180 आएगा, बस C और D भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर है बात? तो ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फिगर पे, विच इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपकी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो फॉलो हो रही है, जो भी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम में वो सब फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे आपके जो ईच एंगल है वो क्या होता है? 90 होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम को हमने एंगल 90 कर दिया तो ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल, यानी कि आपका AD बराबर है BC के, AD पैरेलल है BC के, एंड AD इज इक्वल टू BC, और AD और BC आपस में इक्वल भी है। सेम गोज विद द अदर पेयर। अदर पेयर क्या है हमारे पास? AB किसके पैरेलल होगा? हमारा DC के। तो यानी कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC एज वेल। ठीक है, ये हमारे पैरेलल हो गए और ये भी पैरेलल हो गए। ठीक है, क्लियर है बात? अब आपके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं एट अ पॉइंट O, तो अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगेन बाइसेक्ट होंगे, यानी कि AO बराबर आएगा आपके OC के और OB
बराबर आएगा ओडी के। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आपके इसके बराबर, पूरा बीडी ओ पे हाफ हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। सेम गोज विथ एसी एट ओ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो डिफरेंट है वो ये है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं 90 डिग्री, जितने भी हैं। एंगल ए जो है पूरा वो 90 होगा, एंगल बी भी 90, सी बी एंड डी बी, सारे एंगल्स आपके क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। फिक्स्ड एंगल है, पैराग्राम में एंगल फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। एक चीज यहाँ पे और है कि आपके जो डायगोनल्स है वो आपस में है ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो डायगोनल है एसी, जो पूरी लेंथ है एसी, ये आपकी इक्वल है टू बीडी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बीडी। डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे, विच इज अ स्क्वायर। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, बट जहां पे आपके सारे के सारे साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, यहाँ पे आपके सारे एंगल 90 हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे पहली चीज सारे साइड्स इक्वल, ए बी बी सी के बराबर, बी सी आपका सी डी के बराबर, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, चार साइड्स हमारी क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई। फिर सेकेंड चीज क्या आएगी, कौन से साइड्स पैरेलल होती है, तो यहाँ पे आपके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। अपोजिट माने कि ये बीसी आपकी पैरेलल है बेस की, दैट इज एडी, यानी कि ए बी पैरेलल हो गया हमारा, ये ए बी पैरेलल होगा हमारे डीसी के, और साथ ही साथ हमारा जो बीसी है वो पैरेलल होगा, जो ये बीसी है वो पैरेलल होगा एडी के। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर अगेन डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल एंड डायगोनल्स यहाँ पे फिर से इक्वल होते हैं, यानी कि AC जो है वो एक डायगोनल है एंड दूसरा डायगोनल है वो BD है, तो उनकी लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल होगी। और यहाँ पे आपका जो ईच एंगल है, जितने भी एंगल है चारों के चारों एंगल्स वो क्या होते हैं 90 डिग्री, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एक जो चीज डिफरेंट है वो ये थी कि सारे साइड्स इक्वल है। एक और चीज जो आपकी डिफरेंट जाएगी फ्रॉम अ रेक्टेंगल, दैट वुड बी कि आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर से दैट इज AO, तो ये AO है, ये अगर O है तो ये AO और OC आपस में इक्वल, और OB और OD आपस में इक्वल। देखो ये OB एंड ये OD भी आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, एक लास्ट चीज स्क्वायर के बारे में कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो जब बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे कर रहे हैं एट O, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने पे वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है ये कितना बनेगा 90 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं इक्वल हाफ से, बट साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर भी है आपस में, यानी कि अगर मैं ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल आ गया 90। सिमिलरली जो अदर्स हमारे बाकी तीन एंगल्स है वो भी कितने आएंगे 90, बिकॉज हमारे डायगोनल्स कैसे हैं बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे वो डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। अब आते हैं रोम्बस में। रोम्बस आपका टाइप ऑफ स्क्वायर है जिसको मैंने टिल्ट कर दिया, जिसका एंगल मुझे नहीं पता, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सारे साइड्स तो इक्वल हो गए, सारे साइड्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, रोम्बस है तो देखो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, यानी कि AB BC CD एंड DA ये हमारे क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब जब इक्वल हो गए तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि AD पैरेलल हो गया BC के, एंड साथ ही साथ जो ये AB है ये पैरेलल हो गया DC के। पैरेलल वाली बात आ गई। फिर रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो हमने उसमें पढ़ा था स्क्वायर में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो ये एंगल बनेगा डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो ये एंगल बनेगा ये सारे कितने बनेंगे
ईच 90 डिग्री, यानी कि सारे के सारे क्या बनेंगे, राइट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, हमारे बेस के जो एंगल्स है उनको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ये पूरा एंगल है ए, ठीक है, और ये जो आपकी डायगोनल जा रही है, ये अगर एंगल पूरा आपका 60 है, ये पूरा एंगल अगर आपका 60 है तो वो आपको इक्वल हाफ्स में एंगल भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये भी 30 हो जाएगा एंड ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है बात? और हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते, तो एंगल ए और एंगल ए एंड सी वुड बी इक्वल, तो ये भी पूरा 60 हुआ, तो ये अगर पूरा 60 है तो ये भी हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम गोज विद बी एंड डी, आपके डायगोनल्स आपके बेस एंगल्स को, जो मेन एंगल्स है उनको भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर है बात? फिर देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल, ये हमने समझ लिया। फिर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारे एडजेसेंट एंगल जैसे कि ए है, ए के एडजेसेंट कौन है, बी, और ए के एडजेसेंट हमारा डी बी है, इनका जो सम आएगा वो हमेशा आएगा 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। उनकी प्रॉपर्टी के हेल्प से हमारे एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा आएगा 180 डिग्री। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्रेपेजियम में। अब ट्रेपेजियम में बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, बस एक या दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अपोजिट साइड्स है उनमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि अगर यहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल है तो आपका ए डी एंड बी सी वुड बी नॉन पैरेलल, यानी कि इंटरसेक्टिंग। आपका ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आई? फिर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। कोई दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। वो भी कौन कौन से, आपका ए और डी, ए और बी आपका क्या होगा, ए और बी आपका क्या होगा, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी आपका हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 180 डिग्री। ठीक है, बट ए और बी का सम 180 नहीं आएगा, बिकॉज अब आपके ए डी और बी सी पैरेलल नहीं रही, तो ए और बी का सम 180 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ए और डी का सम और बी और सी का सम आएगा आपका 180 डिग्री। दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ही होता है कि सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट करेंगे भी तो इक्वल रेशियो में करेंगे। यानी कि अगर मैंने यहां से ए से सी को ज्वाइन किया और डी से बी को ज्वाइन किया, वो मीट कर रहे हैं एट ओ, तो जो मेरा रेशियो आएगा ए ओ और ओ सी का, ए ओ और ओ सी का रेशियो मेरा इक्वल आएगा ओ बी और ओ डी के रेशियो से। आपके डायगोनल्स कंप्लीटली बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं, पर जिस रेशियो में कट हो रहे हैं वो रेशियो आपका दोनों डायगोनल्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स AO is to OC and OB is to OD आपका रहेगा सेम एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेपेजियम। बात समझ में आई? ठीक है, ये आपकी थी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं काइट के बारे में कि भाई काइट क्या होती है। काइट के केस में डिफरेंस ये है कि इसके केस में अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती है। यानी कि अगर ये मेरा ट्रेपेजियम है ABCD, तो यहाँ पे आपका AB बराबर होगा AD के, क्योंकि AB के बगल में कौन सी साइड है, AD है। वैसे ही BC के देखो बगल में कौन सी साइड है आपकी, CD। ये आपस में इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ अ काइट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल B, ये एंगल D आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर आपका ये एंगल C और ये एंगल D अलग अलग होंगे। ठीक है,
इन केस सेम हो तो आपको कोई एक ही पेयर आएगा इक्वल, या तो आपका बी और डी इक्वल आएगा या आपका ए और सी इक्वल आएगा। कोई एक पेयर ऑफ एंगल्स आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी कि बी अगर डी के बराबर है तो ए और सी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम इनवर्सली बात करें तो अगर आपका ए और सी इक्वल है तो बी और डी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल इन केस ऑफ अ काइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, वो मीट करते हैं एट 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट नहीं करेंगे बट दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD और AC आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:7। जो हमारे एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, उनका रेशियो दिया है 5:7। फिर पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम में 72, आपको पेरीमीटर दे दिया गया है कितना, 72। क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि आपको इसके साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये आया हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ए, वर्टेक्स को नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा डीसी के, ए डी बराबर होगा बीसी के, एंड गोस सेम विद द पैरेलल साइड्स, है ना। ठीक है, अब उन्होंने आपको क्या बोला कि एडजेसेंट साइड्स का रेशियो है 5:7। तो अगर ये L है और ये B है तो आपका AB और BC का रेशियो आपको कितना दिया है, कितना दिया है, L/B कितना दिया है आपको, 5:7। 5:7। तो हम मान लेते हैं लेट D लेंथ, यानी कि जो L है हमारा, उसको हमने मान लिया 5x, एंड जो ब्रेथ है यानी कि B है वो हम मान लेते हैं कितनी है, 7x। तो हमने क्या मान लिया कि L हमारा आ गया 5x यूनिट्स भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा कितना, सेंटीमीटर। तो हम मान लेते कि ये हो गया 5x सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी आ गई 7x सेंटीमीटर, है ना। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, गिवन क्या है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, 72, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी यहाँ पे 5x और ब्रेथ है 7x। ठीक है, अब 2 को आप शिफ्ट करो लेफ्ट पे, 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपका आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हम इनको ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7x आ गया हमारे पास 12x। दैट इज कि ये वैल्यू हो गई 36 और ये 12x। तो इसके हिसाब से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है 12x इक्वल्स टू 36। तो x क्या आ गया, आप 12 को शिफ्ट करो राइट पे, दिस वुड बी 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब लेंथ कितनी है, लेंथ यानी कि L, ये कितनी है हमारी 5x, दैट इज 5 into 3 विच इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम कितनी आ गई, कितनी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा, दी लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम ये आपका सिंबल है फॉर अ पैरेललोग्राम। ये कितना आ गया, लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे क्या बोल रहे हैं, एंगल A इज टू एंगल D इज 5:7। A और D का रेशियो, एंगल A और एंगल D का रेशियो हमें दिया है कितना, 5:7, और बोला है कि एंगल B कितना है,
एंगल बी कितना है हमारा, ये 3x + 11 डिग्रीज है ना, सिंपल सी बात। फिर एंगल सी कितना है, एंगल सी कितना है हमारा 5x - 31 डिग्री है ना। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रापेजियम। हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इस ट्रापेजियम के। अब ये है क्या, ट्रापेजियम, यानी कि इसके ये जो दो साइड्स है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कोई एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में होंगे पैरेलल। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे हमें पता है एंगल ए इज टू एंगल डी हमें गिवन है 5:7। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, लेट डी एंगल ए बी 5y। यहाँ मैंने x नहीं लिया बिकॉज क्वेश्चन में x ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अदर वेरिएबल विच इज y। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एंगल a अगर 5y है तो एंगल b कितना होगा, नॉट b, एंगल d कितना आ जाएगा 7y। अब आपको पता है एंगल A और एंगल D का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना आएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ये एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है ना। ठीक है, अब एंगल A कितना लिया मैंने, एंगल A लिया है 5y और एंगल D लिया है 7y। इसका सम कितना है 180 डिग्री। 5y + 7y हमारे पास कितना आ जाएगा, 12y। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, यानी कि y कितना आ जाएगा, यहाँ से y इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगर हमने इसको 3 से कैंसिल किया, 6 से कैंसिल करते तो 6 2 जा और 6 30, तो ये हमारे पास आ गया 15 डिग्री। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे हमारे पास एंगल A और एंगल D निकल आएगा। एंगल A कितना है हमारे पास 5y, यानी कि 5 इंटू y कितना है 15, दैट इज 5 इंटू 15 डिग्री। तो मेरे पास एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री है ना, 75 आ गई। अब सेम वे में हम निकालेंगे एंगल D। तो एंगल D कितना आ जाएगा, एंगल D इज 7y। तो हमने y की जगह रख दिया 15। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 105, कि मेरा एंगल A अगर 75 है तो एंगल D वुड बी 105 एज पर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे अदर टू एंगल्स को। हमें क्या गिवन है, एंगल B इज 3x + 11 एंड C है 5x + 31। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एंगल B प्लस एंगल C आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी कैसे होंगे, एज पर द प्रॉपर्टी, ये भी हो गए सप्लीमेंट्री। यहाँ लिख दिया मैंने, क्या रीजन मैं यूज कर रही हूं, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल B कितना है 3x + 11 और C कितना है 5x - 31, इक्वल हो गया ये 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3x + जो आपके लाइक टर्म्स हैं इनको मैं ऐड कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ गया 8x और 11 और 31 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिग्री है ना। तो यहां से हमारे पास क्या बचा, 8x डिग्री इज इक्वल टू 20 वहां जाएगा, तो ये हमारा हो गया 200 है ना। आप 20 को वहां भेजोगे 180 + 20 हो जाएगा, जो बचेगा 200। तो यहाँ पे आपका x आ गया 200 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, हमारा डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा जल्दी से, ये आ जाएगा हमारे पास 25
25 डिग्री, 25 ही आएगा राइट। 2 इंटू 100 अपॉन 8, हाँ ये हमारे पास आएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बी और सी फाइंड करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है, x आ गया 25, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 11 डिग्री, यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आ गया 25, इसमें 11 प्लस कर देंगे, तो एंगल बी कितना आ गया 3 इंटू 25, 75 प्लस 11, हमारे पास एंगल बी अगर हम ऐड कर देंगे ये कितना आ गया हमारे पास 86 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 86 डिग्री। अब हम निकालेंगे अपना नेक्स्ट एंगल विच इज एंगल सी। एंगल सी कितना है 5x माइनस 31 डिग्री, यानी कि 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है 25 माइनस 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 25 हमारे पास आ जाएगा 125, और इसमें हम 31 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस करने पे, ये हो गया 4 और 9, ये आ गया। देखो चारों एंगल्स आ गए हमारे पास, देखो कहाँ, ये हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल डी, यहाँ एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, हमारे चारों एंगल आ गए ऑफ दी गिवन ट्रेपेजियम। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा वो होगा 180, एंड हमने रेशियो और गिवन वैल्यूज को यूज करके अपना ए बी सी एंड एंगल डी को फाइंड कर लिया। क्लियर है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। क्या कह रहे हैं कि ये आपको क्या गिवन है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब प्रॉपर्टीज क्लिक करनी चाहिए कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं, और आपके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। एंगल्स भी आपके बाइसेक्ट होते हैं, या एंगल ए आपका बाइसेक्ट होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लिक करनी चाहिए एज पर यू रीड कि आपका क्वेश्चन के बेस पे क्या है, रोम्बस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। आपको इस गिवन फिगर से x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। क्या देखो क्या हो रहा है, आपका ये जो पॉइंट हो गया जहां पे आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया O। ठीक है, हमें पता है कि AO और OC बराबर होंगे, है ना। AO और OC बराबर होंगे, क्यों होंगे, रीजन क्या दोगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके हिसाब से आपका AO एंड OC क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जब ये दोनों साइड्स आपके इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, AO आपका x है एंड OC आपका 8 है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 यूनिट्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। y, अगर हम y की बात करें तो सेम चीज यूज कर सकते हैं, BO बराबर होगा OD के, तो मैंने ले लिया BO इक्वल टू OD। अगेन सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ठीक है, अब BO की वैल्यू कितनी है, BO है हमारे पास y एंड OD है हमारे पास 6, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 6 यूनिट्स। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब देखो लास्ट हमें क्या निकालना है, z। अब आपको पता है, मैंने बोला भी कि डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट करती है एंड वो परपेंडिकुलर भी होती है इन केस ऑफ अ रोम्बस, यानी कि जो ये एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा 90। तो मैंने ट्रायंगल बनाया AB और ये O, मुझे पता है AO कितना आया, मैंने AO कितना निकाला है x विच इज 8, ये 8 आ गया है ना। ये मुझे 90 पता है, और मैंने अभी OB फाइंड किया है, OB कितना आया है 6, जो कि y के बराबर था। ठीक है, तो क्या मैं अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AB की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB, जहां पे एंगल
AOB क्या है? इज राइट एंगल। वो कैसा है? राइट एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से अगर ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हुई हमारी? AB। ये हो गई हाइपोटेन्यूज जो कि 90 के जस्ट सामने है। एंड एक आपका हो गया परपेंडिकुलर और एक आपका हो गया बेस। ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज है हमारी Z, तो ये हो गया Z स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है हमारा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 एंड परपेंडिकुलर यानी कि 8। तो यहाँ पे आपका Z स्क्वायर इज 36 प्लस 64। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके Z स्क्वायर की वैल्यू प्लस करने पे कितनी आ गई? 100 आ गई। अब Z 100 किसका स्क्वायर होता है ये फाइंड करें तो आपका यहाँ पे निकालना है 10, यानी कि Z जो है वो आ गया आपका 10 यूनिट्स। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू आ गई Z की 100। तो हमारे आंसर में क्लोजिंग स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ x, y एंड z हमें बतानी है। x हमने कितना निकाला? x निकाला 8, y हमने निकाला कितना? 6 एंड z हमने निकाला 10 यूनिट्स। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन की, जहां पे आपको x, y एंड z को फाइंड करना था, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर जहां पे हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया, कर्व से लेके पॉलीगन तक, पॉलीगन से फिर रेगुलर, इरेगुलर एंड देन फिनिश किया हमने इसको जाके अपने जो बाकी के क्वाड्रिलैटरल्स थे एंड कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, हमने पूरा लेक्चर कंप्लीट देखा है। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।